नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें डालना होता है, कौन सा जिंक बेहतर रहेगा, हम जिंक को किस तरह से दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं कि इसको देने से क्या लाभ होने वाला है, कब हमें यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें यूज़ करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कुछ भी अगर आपका सवाल या सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग यानी जिंक सल्फेट का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा जिंक का इस्तेमाल हम गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में दो तरह से करते हैं। एक तो हम मिट्टी में डालते हैं, कुछ भी हम टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से डाल देते हैं। दूसरा तरीका होता है स्प्रे यानी छिड़काव करने का तरीका। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी किस तरह से आप इस्तेमाल करें तो आपको सबसे अच्छा लाभ मिल सके, सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए या पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से नहीं पहुँच पाएगी, हो सकता है ना पहुँचे। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके तो उसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें मिट्टी में कैसे देना है, कौन से जिंक डालनी है। उसके बाद में हम जानेंगे कि हमें स्प्रे यानी छिड़काव हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर साबित होने वाला है। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसके बारे में। जिंक ज़्यादातर हम तीन तरह से यूज़ करते हैं। पहला वाला 33% वाला आता है, दूसरा वाला 21% वाला आता है, तीसरा आता है 12% वाला, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक बोलते हैं। तो पहला जिंक जो आता है 33% वाला, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो 33% वाले जिंक में 33% जिंक पाया जाता है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है, इसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है। यानी इसके इस्तेमाल से जिंक की पूर्ति भी हो जाती है, सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। और जो 33% वाला जिंक आता है इसको हम मोनोहाइड्रेट जिंक भी बोलते हैं। इससे आपकी फसल में अच्छा हरा भरा रहता है। जो दूसरी जिंक आती है 21% वाली, तो इसमें भी सल्फर पाया जाता है। 21% वाले जिंक में 21% जिंक पाया जाता है और 10% इसमें सल्फर पाया जाता है। और इसको हम हेप्टाहाइड्रेट जिंक के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका जो एक वैज्ञानिक नाम है वो हेप्टाहाइड्रेट है। और जो पहली वाली जिंक है जिसको हम मोनोहाइड्रेट नाम से जानते हैं। तीसरी जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम इरिटिया जिंक बोलते हैं, जिलेटेड जिंक बोलते हैं। इसका हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। हालांकि हम 33% वाली और 21% वाले जिंक का भी छिड़काव करते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें आखिर कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। किसान साथियों, वैसे तो आप जिंक खाद का प्रयोग कभी भी आप अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं। जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दे तब आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा अगर हम समझ जाने कौन सा होता है, सबसे अच्छा समय होता है जब हम गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं, उसके आसपास हमें जिंक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब इस समय क्यों करना चाहिए, शुरुआती अवस्था में क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जब गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई के समय जो बेसल डोज के रूप में खादें डालते हैं, उसमें या तो वो किसान भाई हमारा NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं या तो किसान भाई DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों खादों में जो फास्फोरस है वो पाई जाती है, कुछ मात्रा में फास्फोरस इसमें पाई जाती है। और फास्फोरस अगर आप जिंक के साथ में डाल देते हैं तो दोनों तत्व आपके ख़राब हो जाते हैं, एक नया तत्व बन जाता है जो आपके पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो अग्लनशील रूप में हो जाता है, यानी वो घुलता नहीं है। सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो समझ लीजिए पत्थर का टुकड़ा बन जाता है, जो आपके पौधे उसको शोषण नहीं कर पाते, उसका भोजन नहीं बना पाते हैं। तो आपके जो फास्फोरस है वो भी ख़राब हो जाता है, आपका जो जिंक है वो भी ख़राब हो जाता है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए हम शुरुआती अवस्था में बुआई के समय तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जो हमारी फसल जो है वो जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो पहले सिंचाई के आसपास हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एक वैज्ञानिक तरीका जानें तो कम से कम आपको फास्फोरस और जिंक खाद के बीच में कम से कम 15 से लेकर 20 दिन का अंतर रखना चाहिए। 20 दिन का अंतर रखना पर्याप्त रहता है। इसके बाद आपको जो जिंक है या फिर फास्फोरस है वो डाल सकते हैं। अगर आपने पहले दिन अगर आपने मतलब बुआई के समय अगर आपने फास्फोरस वाली कोई भी खाद डाल दी है तो उसके 20 दिन के बाद ही आपको जिंक खाद का प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए। आप छिड़काव जो है 1 सप्ताह 10 दिन के बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें मिट्टी में कब देना है। तो जैसा कि मैंने समय आपको बता दिया, जब आप गेहूँ की पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद आपको जो जिंक है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे
मैं आपको बताते चलूँ, गेहूं की पहली सिंचाई हम 21 दिन के बाद से करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ किसान भाई 21 दिन, 22 दिन, यानी 21 से 25 दिन का इसका समय होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई 30 दिन तक भी पहली सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई करने के बाद ही आपको जो गेहूं की फसल है इसमें जिंक खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि कितनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। तो जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है, 15% सल्फर पाया जाता है, जिसको हम मोनोहाइड्रेट जिंक के नाम से जानते हैं। इसकी जो आपको मात्रा लेनी है वो आपको लेनी है 5 किलोग्राम, यानी 5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होती है। और इसका इस्तेमाल अपने संपूर्ण फसल अवधि में एक बार ही आपको करना है। मतलब पहली सिंचाई के बाद इसका इस्तेमाल एक बार कर देंगे तो आपकी संपूर्ण फसल अवधि में दोबारा से आपको जिंक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यहाँ तक कि 1 साल तक भी अगर आप उसमें कोई फसलें लगाते हैं, 1-2 साल तक, तब भी आपको जिंक खाद डालने की मिट्टी में आवश्यकता नहीं है, अगर आपने मिट्टी में जिंक खाद का प्रयोग कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हमारी जो जिंक है वो ख़राब भी कई बार हो जाती है, जैसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल, या फिर पानी का ज़्यादा भराव हो जाता है तो भी जिंक की कमी हो जाती है। तो ज़्यादातर किसान भी 1 साल में एक बार तो कर ही देते हैं इसका इस्तेमाल। तो अगर हम 33% वाले जिंक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, पहली सिंचाई के बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अब इसका इस्तेमाल आपको सिंगल नहीं करना है, कभी भी जिंक खाद का इस्तेमाल सिंगल नहीं करना है, इसके साथ कुछ ना कुछ मिला के आपको देना होता है। जैसे जब आप पहली बार, मतलब जब आप इसको मिट्टी में डालते हैं, मतलब हम इसका बुरकाव करते हैं मिट्टी के ऊपर, तब आपको, यानी बुआई करते हैं मिट्टी के ऊपर, तब आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अब कितनी मात्रा में करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले हम जिंक के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद में हम मात्रा आपको बता देंगे यूरिया आपको कितना यूज करना है। हालांकि 25 से 30 kg यूरिया आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और चीज़ें मिलाने से और अच्छा लाभ मिलेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं जो जिंक आती है 21% वाली, उसके बारे में। किसान साथियों, जो जिंक आती है 21% वाली, जिसमें 21% जिंक और 10% सल्फर पाया जाता है, जिसको हम हेप्टाहाइड्रेट जिंक के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल आपको, इसकी जो मात्रा आपको लेनी है लगभग 8 किलोग्राम, यानी 7 से लेकर 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। कई बार क्या होता है कि हमें 33% वाले जिंक नहीं मिल पाती, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें 21% वाली जिंक नहीं मिल पाती है। तो जो भी आपको मिले, अगर 33% वाली मिलती है तो 5 kg ले लीजिए, अगर आपको 21% वाली मिलती है तो 7 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 25 से 30 kg दानेदार यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले सिंचाई के बाद कर देना है, जिससे किसान साथियों अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। अब हम बात, यहाँ पे तो हमने जान लिया कि हमें मिट्टी में कैसे देना है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। छिड़काव करने के लिए भी हम इन्हीं जिंक खादों का इस्तेमाल करते हैं। 33% वाले, 21% वाले का आप छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं 33% वाले जिंक की, तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 750 ग्राम मात्रा 33% वाले जिंक की लेनी है। अगर आप 21% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लेनी है लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप 12% वाली आती है एडीटीए जिंक, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब केवल आपको जिंक का ही स्प्रे नहीं करना होता है, इसके साथ में आपको यूरिया खाद मिलानी पड़ेगी। बिना यूरिया मिला अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके पत्ते जल सकते हैं। तो जो यूरिया आती है इसकी आपको 1 से लेकर 2 या 3 kg मात्रा, मतलब अगर मान लीजिए आपकी फसल में थोड़ा नाइट्रोजन की भी कमी है तो आप 3 kg मिला लीजिए। 3 kg से ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। तो 1, 2 या 3 kg आपको यूरिया लेनी है। साथ में आपको, अगर 33% वाला जिंक लेते हैं तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। 21% वाले जिंक की 1 किलोग्राम, 12% वाले जिंक की आपको लेनी है लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप यूरिया खाद नहीं मिलाना चाहते हैं, इसका घोल बना के स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 500 ग्राम जो बुझा हुआ चूना होता है शाम को आपको भिगो देना चाहिए। उसके बाद में उसको अच्छे से छानने के बाद में जो पानी बचता है सुबह, उसी पानी के साथ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे आप आसानी से बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप यूरिया खाद के साथ स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादातर जल्दी हमें जो बुझे हुए चूने का पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान साथी यूरिया खाद के साथ ही स्प्रे कर देते हैं। अब हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे कल ले पाएंगे, अधिक हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसके लिए आपको लगभग 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ 5 kg आपको जो 33% वाले जिंक आती है इसका उपयोग करना है, या फिर आप 21% वाले जिंक भी 8 kg ले
सकते हैं। साथ में आपको सागरिका जो आती है दानेदार 10 केजी के आसपास लेना है और इसको आपको मिट्टी में दे देना चाहिए, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अधिक हरियाली आएगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको अवश्य मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज आपको पता चल गया होगा कि आपको गेहूं में जिंक कब डालना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कब करना है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो इस संबंध में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें।